गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फैराडे के दूसरे नियम की चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का, उसकी जो लास्ट यूनिट है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें फैराडेज लॉज की हम चर्चा कर रहे थे और फर्स्ट लॉ की हमने डिटेल में डिस्कशंस की थी। नाउ द सेकेंड लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे का द्वितीय नियम, विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का द्वितीय नियम है, उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निर्मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। क्या कहता है ये नियम, आइए देखते हैं। When during the process of electrolysis same amount of current is passed through the solution of different electrolytes for same period of time, then amount of substance is liberated at their respective electrodes are always in the ratio of their equivalent weights. इसको हम फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं, द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ एक डायग्राम हम देखते हैं जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। एक कंटेनर में हमने जलीय विलयन लिया कॉपर सल्फेट का, और दूसरा जो विलयन है वो है सिल्वर नाइट्रेट का। तो यहाँ कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ए कंटेनर में और बी कंटेनर में हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, और दोनों ही सॉल्यूशंस को हमने सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट किया हुआ है, और उस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। हमको पता है कि जब सेलों को हम सेलों को जब हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनमें से समान विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अतः यहाँ क्या होगा, जैसे ही हम सर्किट पूरा करेंगे, की लगाएंगे, करंट फ्लो होगा, तो दोनों ही कंटेनर में से, दोनों ही विद्युत अपघटनी सेलों में से समान धारा समान समय तक प्रवाहित होगी, मतलब आवेश का समान मान प्रवाहित होगा। तो ऐसी स्थिति में जो कॉपर सल्फेट का कंटेनर है, उस कॉपर सल्फेट के कंटेनर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोड जो है कैथोड, उस पर कॉपर आयन अपचयित होकर के कॉपर निर्मुक्त होगा, जबकि जो सिल्वर नाइट्रेट विलयन है, उस सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या होगा, उस विलयन में सिल्वर निर्मुक्त होगा, अर्थात सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होगा उसके अंदर यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट होगा, थोड़ के ऊपर सिल्वर का डिपोजिशन होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कॉपर और सिल्वर डिपॉजिट होंगे, उनके जो मासेस हैं अपने अपने कंटेनर में, उनका जो रेशियो है वो किस प्रकार से होगा। तो जो कॉपर का द्रव्यमान होगा जो निर्मुक्त होगा इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर, और जो सिल्वर निर्मुक्त होगा, उनके द्रव्यमानों का अनुपात उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होगा। क्लियर। सो इस नियम को हम फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जा सकता है इसको हम। क्लियर। इसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं। गणितीय रूप से हम क्या करेंगे कि फैराडे के इस नियम को हम प्रथम नियम से भी व्युत्पन्न कर सकते हैं। फर्स्ट जो इसका नियम है उससे इसको सेकंड को हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, देखिए यहाँ कि जो मास ऑफ कॉपर है m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, तो मास ऑफ कॉपर इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है जेड, और आवेश की मात्रा जो उसमें से प्रवाहित की गई, ये प्रथम नियम है।
उसी प्रकार से अगर हम सिल्वर कंटेनर की बात करें जिसमें सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट के विद्युत अपघटन से, तो वहाँ जो कैथोड पर सिल्वर का मास डिपॉजिट होगा m ऑफ Ag, दैट इज नथिंग बट इट इज क्या हो जाएगा फर्स्ट लॉ से, इट इज Z ऑफ Ag इंटू क्यू, अर्थात सिल्वर का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो, और आवेश की मात्रा Q जो उसमें से प्रवाहित की गई। तो ये समीकरण 1 और 2 फर्स्ट लॉ से हमने लिखे हुए हैं यहाँ। नाउ इफ यू डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें यहाँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पर ये हो जाएगा कि जो हमारा मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर है दैट इज नथिंग बट Z ऑफ कॉपर इंटू क्यू अपॉन Z ऑफ सिल्वर इंटू क्यू। तो Q से Q यहाँ कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि समान मात्रा में हमने आवेश प्रवाहित किया है। द्वितीय नियम क्या कहता है कि जब दो विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों से यदि समान आवेश की मात्रा यानी विद्युत की मात्रा समान समय तक उसमें से प्रवाहित की जाए तो ऐसी स्थिति में जो भार डिपॉजिट होंगे वो हमेशा अपने तुल्यांकी भारों के अनुपात में होंगे। तो Q से Q कैंसिल हो गया और आवेश का मान समान है, धारा समान प्रवाहित हो रही है समान समय तक, तो इस स्थिति में आवेश दोनों ही विलयनों में से समान प्रवाहित हो रहे हैं, तो Q और Q कॉमन है, कैंसल आउट। नाउ व्हाट वी गेट M of copper upon M of silver is Z of copper upon Z of silver, but as we know what is Z क्या है, तो Z यहाँ क्या है, Z is E by F। हमने फर्स्ट नियम को जब पढ़ा था तब देखा था कि Z या विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। किसी भी पदार्थ का जो निर्मुक्त हो रहा है इलेक्ट्रोड पर उसके तुल्यांकी भार को जब हम फैराडे नियतांक विच इज इक्वल टू 96,500 कूलम, जो कि 96,500 कूलम होता है उसके बराबर होता है, तो दैट इज योर E बाय एफ हो जाएगा। तो यहाँ हम E बाय एफ के टर्म्स में लिख सकते हैं E ऑफ सी यू अपॉन एफ इंटू E ऑफ ए जी अपॉन एफ। सो इफ वी डिवाइड एफ एफ दिस टू आर कैंसल्ड आउट एंड व्हाट रिलेशन वी obtain simply the relation that mass of copper deposited at cathode in one container upon mass of silver deposited at cathode in another electrolytic cell, the ratio of these two is always equal to the equivalent weight of copper upon equivalent weight of silver, वो उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में ही होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्रथम नियम है फर्स्ट लॉ है, उस फर्स्ट लॉ से हम सेकेंड लॉ को बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। हमने फर्स्ट लॉ को फॉलो किया, एक्सप्रेशंस लिखे दोनों के लिए इंडिविजुअल और आवेश की समान मात्रा लेते हुए जैसा कि द्वितीय नियम कहता है, हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करके और फर्स्ट लॉ से ही हमने सेकेंड लॉ की एक्सप्रेशन को डिराइव कर दिया। सो यहाँ क्या है, जो सेकेंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ का ही कंक्लूजन है, फर्स्ट लॉ से ही उसको डिराइव किया जा सकता है। सो दिस वे दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एज गिवन बाय फैराडे, करेक्ट। अब जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं इनके ऊपर तो हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए F क्या होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑलवेज 96,500 कूलम। जो F है अपना वो क्या है, दिस इज 96,500 कूलम, दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड व्हाट इज इट, it is charge carried by 1 mole of electrons। 1 mole इलेक्ट्रॉन का जो कुल चार्ज होता है, आवेश होता है, उसको हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं उसके सम्मान में। सो व्हाट इज 1 मोल, 1 मोल इज 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास कुल कितना चार्ज है, तो वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिट चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। तो इतना चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन का है, तो एक मोल का क्या होगा, तो मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.023 इंटू 10 पावर 23, उससे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट सम वैल्यू। सो इट इज टेकन अप्रॉक्सीमेट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, दैट इज 96,500 कूलम ऑफ चार्ज एंड इट इज ऑलवेज रिगार्डेड एज 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। साथ ही इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, तो इट इज ऑलवेज एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। जो भी एलिमेंट डिस्चार्ज हो रहा है, लिबरेट हो रहा है एनोड या कैथोड पर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका एटॉमिक मास है, उसको यदि हम
वैलेंसी से डिवाइड कर दें, उसकी संयोजकता से विभाजित करें, तो क्या होगा, हमको तुल्यांक की भार प्राप्त हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ई प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इफ़ वी टेक कॉपर इन दिस एग्जाम्पल, सपोज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या होगा, कॉपर कैथोड पे जाएगा और वहाँ जाकर उसका अपचयन होगा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड। क्लियर। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव इज 1 फैराडे करंट, जैसा हमने ऊपर देखा यहाँ। सो यहाँ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो 2 फैराडे ऑफ करंट से क्या डिपोजिट होगा, 1 मोल ऑफ कॉपर, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इन ग्राम 63.5 ग्राम्स। क्लियर। तो जब 2 फैराडे करंट हम पास करेंगे तो इतना कॉपर डिपोजिट होना चाहिए। सो 1 फैराडे विल गिव दैट 63.5 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स molecular weight or here atomic weight divided by 2 which is valency, that's why it is equivalent weight of copper। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट हमको पता चल जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में कहें, जैसे सिल्वर है, अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का हम अपघटन कर रहे हैं तो उसमें जो सिल्वर प्लस आयन है, Ag प्लस आयन सॉल्यूशन में, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के थोड़ा पर अपचयित हो जाएंगे और सिल्वर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट होगा। तो यहाँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 96,500 कूलम मीन्स 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। सो इससे कितना डिपॉजिट होना चाहिए एज पर इक्वेशन, 1 मोल ऑफ सिल्वर, मतलब एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होना चाहिए। सो हियर इक्विवेलेंट वेट इज एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, तो वैलेंसी यहाँ क्या है, 1 है। क्लियर। दैट्स वाई इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक मास बराबर ही होंगे। तो यहाँ क्या होगा, 1 फैराडे ऑफ करंट से इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी पास 1 फैराडे ऑफ करंट, क्लियर, सो 1 फैराडे ऑफ करंट ऑलवेज गिव्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, है ना। नाउ हम देख लेते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड लॉ जो हमने पढ़े हैं, दोनों के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो बनते हैं, जो न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दिस फार्मूला। सो फर्स्ट लॉ, m इज इक्वल टू z इंटू क्यू, जहाँ z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, q क्या आवेश की मात्रा है कूलम्ब में, और m क्या है, मास इन ग्राम्स, जो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। या अगर करंट के टर्म्स में दिया जाए हमको न्यूमेरिकल में, एम्पियर, कितना एम्पियर करंट इतने समय के लिए हमने प्रवाहित किया, देन q को हमने i और t के टर्म्स में कन्वर्ट किया, तो m इज इक्वल टू z i t। क्लियर। where I is current in ampere, T is time in second, Z is electrochemical equivalent of the substance, and M is the mass of substance liberated or discharged at electrode as a consequence of electrolytic process। Z हमेशा किसके बराबर होता है, E by F के, है ना। तुल्यांक की भार विभाजित किससे करेंगे हम, फैराडे कांस्टेंट से, तो हमको विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z प्राप्त होगा। यानी 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर पदार्थ की जो मात्रा निर्मुक्त होती है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड विद्युत रासायनिक तुल्यांक। सेकेंड लॉ से हमको क्या एक्सप्रेशन मिला था कि Ma अपॉन Mb, अर्थात 2 एलिमेंट A और B जो अपने अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर डिस्चार्ज हो रहे हैं एज अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उनके मासेस का या वेट्स का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स EA अपॉन EB। तो ये सेकेंड लॉ का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फार्मूला विच विल बी फ्रिक्वेंटली यूज फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि 1 फैराडे ऑफ करंट, दैट इज 96,500 कूलम्ब ऑफ चार्ज अप्रॉक्सीमेटली, दैट विल डिस्चार्ज ऑलवेज इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर। इसके बराबर इक्विवेलेंट मास को लिबरेट करेगा वो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड दिस इज नथिंग बट चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम 1 मोल का जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का गिनेंगे तो इट इज़ ऑलवेज इन मैग्नीट्यूड 96,500 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जिनको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फर्स्ट और सेकेंड लॉ से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि एग्जामिनेशन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।